नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की प्रदेश की पहली बड़ी खबर, आम जनता को आज जोर का झटका लगा है। सोना गरीब और ऐसे लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है जो पाई पाई जुटाकर अपने बेटे और बेटियों की शादी के लिए रीति रिवाज होने के चलते सोना खरीदते थे, उनको झटका लगा है। खास तौर पर वो लोग जो गरीब लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो नहीं, जिनके पास अधिक पैसा होता है, उनको ये झटका लगा है। पूरे देश सहित हिमाचल प्रदेश में सोना आज से प्रति 10 ग्राम 10,000 रुपए महंगा हो गया है। वहीं चांदी ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चांदी भी प्रति किलो 11,000 रुपए महंगी आज से हो गई है। बीते कल हिमाचल प्रदेश में सोना 1,43,400 रुपए प्रति 10 ग्राम था। अब यह बढ़कर के आज से 1,53,500 रुपए हो गया है। एक ही रात में, यानी पिछली रात को 12 बजे से पहले का जो रेट था वो था, हमने बता दिया आपको। आज एक ही शाम, आप देखिए, रात के बाद जिस प्रकार से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, इसकी कीमत 10,000 रुपए पार हो गई है सोने की। शिमला में हिमाचल दस्तक ने जब आज ज्वेलर्स से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के चलते जो है वो ये रेट बढ़े हैं। आपको बता दें कि चांदी पिछले कल हिमाचल प्रदेश में 2,85,000 रुपए थी, जो आज बढ़कर 2,96,000 हो गई है, जो एक साथ 11,000 रुपए बढ़ गई है। ऐसे में सोना चांदी खरीदना आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। वहीं कई ज्वेलर्स जो शिमला में है, एक ज्वेलर तो हमने बता दिया है, कुछ नामी ज्वेलर्स है जैसे तनिष्क ज्वेलर्स हैं और भी कई ज्वेलर्स हैं। बीते कल 1,40,000 रुपए यहां पर जो है प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत थी। आज ये बढ़कर के 1,50,000 हो गई है। यानी यहां पर भी 10,000 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो हुई है। इनके रेट बेंगलोर से आए हैं, नए रेट। आपको बता दें, सोने चांदी पर केंद्र सरकार ने आज से इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ा करके 15% कर दी है। 9% ड्यूटी हाइक होने के चलते ये जो दाम है बढ़े हैं। आपको बता दें, सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स रिजर्व का दबाव बढ़ रहा है। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और कमजोर होता रुपया सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार चाहती है कि सोने का आयात कम हो ताकि डॉलर की बचत हो सके। आपको बता दें, पीएम मोदी ने भी लोगों से गैर जरूरी सोने की खरीदारी करने से पहले ही जो है वो बचने की अपील की थी, और उसका अब देखिए आपके सामने है। अब क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है, आपको मैंने बता दिया है। सरकार चाह रही है कि हम इंपोर्ट जो है वो कम करें, अपना जो डॉलर है, क्योंकि डॉलर्स में जो है वो कह सकते हैं आप खरीद होती है, तो डॉलर्स जो है बचाया जा सके। क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से वॉर चला हुआ है, और वॉर के बाद आप देखिए पेट्रोल डीजल जिस प्रकार से आसानी से पहले उपलब्ध होता था, वो अब कहीं ना कहीं उसकी किल्लत आने वाले समय में हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल देश में स्थिति कह सकते हैं काबू में है। लेकिन इसी बीच एक और खबर, उधर पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की दूरदर्शी अपील के प्रति एकजुटता दिखाते हुए एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक कदम के तौर पर राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, उन्होंने आज लोक भवन में कई व्यापक जो उपाय हैं उसकी घोषणा कर दी है। इन उपायों का उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना, जो कह सकते हैं मिल व्यवस्था को बढ़ावा देना, और हिमाचल प्रदेश को वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों के प्रति भारत की सामूहिक प्रतिक्रिया में एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने घोषणा की कि अब से, यानी आज से, लोक भवन एक निर्धारित ईंधन संरक्षण क्षेत्र के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने घोषणा कर दी है कि लोक भवन में पेट्रोल मुक्त रविवार मनाया जाएगा। यानी एक दिन पेट्रोल गाड़ियों में नहीं डाला जाएगा, जिसके तहत रविवार को कोई भी सरकारी वाहन 1 लीटर भी आयातित ईंधन का उपयोग नहीं करेगा। रविवार को होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या यात्रा की संयुक्त व्यवस्था करके ही संपन्न किए जाएंगे। राज्यपाल ने निर्देश दिए हैं कि उनके सभी सरकारी काफिलों का जो आकार है वो तत्काल प्रभाव से आधा कर दिया जाए। यानी पहले अगर 10-12 गाड़ियां चलती थी तो उसको अब 6 कर दिया जाए, अगर 8 चलती थी तो 4 कर दिया जाए, 6 चलती थी तो 3 कर दिया जाए, यानी आधा कर दिया जाए, 50% कर दिया जाए। इन्होंने आज आदेश दे दिए हैं, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। यह एक निर्णायक और स्पष्ट
कदम है जो यह संकेत देता है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख अपने कामकाज की सुविधाओं के मामलों में भी स्वयं एक मिसाल कायम करके नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अब से सभी गैर जरूरी सरकारी बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो राज्यपाल की है, जिससे अनावश्यक सड़क यात्रा की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। वाहनों की आवाजाही को और कम करने के लिए सरकारी कार्यक्रमों और समारोह को एक साथ मिलकर आयोजित किया जाएगा, यह भी राज्यपाल ने कहा है। आज राज्यपाल ने घोषणा की है कि जब तक पश्चिम एशिया का संकट समाप्त नहीं हो जाता और वैश्विक ईंधन की कीमतें स्थिर नहीं हो जाती, तब तक वह किसी भी सरकारी कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे, जो राज्यपाल को अक्सर मिलता है। जब वो मांग करते हैं सीएम वाला जो हेलीकॉप्टर है, राज्यपाल को भी मिलता है। लेकिन अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक वैश्विक स्तर पर जो चला हुआ है, आप देखिए अमेरिका, ईरान, इजराइल वॉर भी चली हुई है, हॉर्मुज में क्या हो रहा है आपको पहले से ही पता है। तो अब उन्होंने कह दिया जब तक सारी स्थिति स्पष्ट नहीं हो कह सकते हैं आप, जो चीजें चल रही है वर्ल्ड वाइड जो है वो शांत नहीं हो जाती, तब तक वो हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। राज्यपाल ने कहा है कि जब पूरे राष्ट्र से ईंधन की हर बूंद बचाने का आह्वान किया जा रहा है, ऐसे समय में मेरे लिए उपलब्ध सबसे अधिक ईंधन की खपत करने वाले सरकारी परिवहन का साधन का उपयोग करना अनुचित होगा। हिमाचल प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के तौर पर राज्यपाल ने पूरे राज्य के कुलपतियों से विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि वे अपने अपने परिसरों में तत्काल प्रभाव से ईंधन और ऊर्जा संरक्षण को संस्थागत रूप दें। उन्होंने कुलपति से कहा कि वे शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए औपचारिक परामर्श जारी करें, जिसमें दैनिक आवागमन के लिए कारपूलिंग, साइकिल चलाने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने छात्रों से, जो समाज का सबसे ऊर्जावान और प्रभावशाली वर्ग हैं, उनसे भी आह्वान किया है कि वे अपने कॉलेजों, छात्रावासों और अपने समुदायों में ईंधन संरक्षण आंदोलन के दूत यानी एम्बेसडर बने। दरअसल बता दें आपको ये क्यों हुआ टोटली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संकट, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और आर्थिक दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीजल, पेट्रोल की खपत कम करने की जनता से अपील की है, पूरे देश की जनता से। पीएम मोदी की अपील के बाद सरकार में शीर्ष स्तर पर ईंधन बनाने की मुहिम, ईंधन बचाने की जो मुहिम है वो छिड़ती दिख रही है। पीएम मोदी खुद भी, इंपॉर्टेंट है, आज सिर्फ 2 गाड़ियों में नजर आए अपने कार्यालय के लिए। अब आपको पता ही है कि जब प्राइम मिनिस्टर का काफिला चलता है तो गाड़ियों का जो कह सकते हैं हुजूम है वो उमड़ जाता है, और काफिले में बहुत सारी गाड़ियां होती है। अगर पीएम का काफिला है तो 15-20 गाड़ियां नॉर्मली होती है, 12-15 तो होती है। तो पीएम ने जब खुद इसको इंप्लीमेंट कर दिया है, तो इसके बाद जो गृह मंत्री है देश के अमित शाह, उन्होंने भी अपने काफिले को छोटा कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में भी अब जो है वो कम गाड़ियां चलेगी। Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है उनको, पता ही है आपको, और जिसमें करीब दर्जनों भर जो गाड़ियां हैं वो चलती है। अमित शाह के काफिले में भी अब 4-5 जो गाड़ियां हैं वही चलेगी। जरूरत के हिसाब से गाड़ियों का प्रयोग किया जाएगा, यानी आज 4-5 चली है, इससे भी कम हो सकती है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने जो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित किया है। हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर संकट के चलते कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है और उसमें उछाल आया हुआ है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर भी अब जो है पड़ रहा है, जो तेल आयात करते हैं बड़े स्तर पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी को देखते हुए देशवासियों से अपील की है, संयम बरतने की अपील की है कि जनता भी सहयोग करें। खुद प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी ने जो है वो इसको इंप्लीमेंट कर दिया है, और अब देखिए 2 ही वाहन का वो प्रयोग कर रहे हैं। और जो केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे वाहनों की संख्या कम होगी, चाहे वो किसी का काफिला हो, चाहे वो अधिकारियों की गाड़ियां हो, धीरे धीरे वो भी होगी। बीजेपी शासित राज्य है उसके जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी अपने काफिले को घटा दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो सीएम है उन्होंने भी अपना काफिला छोटा कर दिया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने एस्कॉर्ट वाहन न लेने का भी फैसला किया है। तो खबर यह है कि सरकार ये चाह रही है, केंद्र सरकार, कि जो डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं, अगर आप सार्वजनिक जो वाहन होता है, जिस प्रकार से बसें चल रही है, 4TC की प्राइवेट बसें चल रही है, तो आप कुछ समय के लिए, ये नहीं कहेंगे परमानेंटली, आप जो है वो 1-2 महीने जब तक जो है वो चला हुआ है संकट, तो आप भी देश हित में ये करें कि आप जो है वो अपनी गाड़ियों को घर पर रख करके कुछ समय तक जो है वो, जो कह सकते हैं कार पुलिंग हो या फिर आप किसी दोस्त के साथ जा सकते हैं तो उसमें जाएं। अगर सारे लोग गाड़ियों का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे जो है वो पेट्रोल डीजल अधिक लगेगा, जिसकी कहीं ना कहीं जो है किल्लत है। और आपको मैंने बता ही दिया है, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही है।
इसके अलावा बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ आज शिमला में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। लगभग 2 घंटे चली इस बैठक में प्रदेश भर के 18 संगठनों के प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। बैठक में पेंशनरों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित बकाया राशि में से 40% राशि 31 जुलाई तक जारी करने पर सहमति जताई है। अब ये मिलने किसको है? 58 से 65 साल तक के जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनका जो एरियर बनता है पे रिवीजन का, वो देने पर सहमति बनी है। कम्यूटेशन, ग्रेचुइटी और जो लिव इन कैशमेंट बनती है 58 से 65 वालों की, उसको देने पर भी सहमति बनी है। अब देखिए 40% तो हमने बता दिया, लेकिन उसके अलावा जो बच जाता है वो उसके बाद होगा। इसके अलावा जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए तुरंत आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा मतलब पथ परिवहन निगम के जो पेंशनर्स हैं, जो कहीं ना कहीं बार बार इनकी डिमांड आती है कि सर हमारी जो समस्याएं उसका हल किया जाए, तो इनको लेकर के भी आज वहां पर मामला उठा है और बैठक में इनकी जो पेंशन है वो समय पर मिले। बैठक में कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन सुविधा प्रदान करने के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं बिजली बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है, बिजली बोर्ड में जो ये पेंशनर पहुंचे थे, जो कर्मचारी है, उनको भी जल्द से जल्द जो है वो पुरानी पेंशन योजना दी जाए, क्योंकि सरकार ने जब ये कह दी कि हमने पेंशन दे दी है तो ये भी जो है वो कर्मचारी है, इनको भी दी जाए। इसके अलावा जो HRTC के सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको प्रत्येक माह 1 तारीख को पेंशन मिले, इसका प्रावधान किया जाए। और इसके अलावा 50,000 रुपए की जो पहली किस्त है वो जारी करने पर ही विचार किया जाए, जो पेंशनरों की बनती है, एरियर जो बनता है। इसके अलावा पुलिस विभाग के जो पेंशनर्स हैं उनको भारतीय सेना की तर्ज पर कैशलेस उपचार सुविधा तथा उनके बच्चों के लिए सरकारी सेवाओं में अलग कोटा निर्धारित करने पर भी चर्चा हुई है। क्योंकि हमने बताया आपको 18 संगठन थे, अलग अलग संगठन थे, तो अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी जो डिपार्टमेंट जिससे रिटायर हुए हैं उसकी उन्होंने मांग रखी है। संयुक्त संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि 15 अगस्त 2026 तक सरकार इन निर्णयों को लागू नहीं करती है तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा और पूरे प्रदेश में जो पदाधिकारी हैं वो प्रेस वार्ता करेंगे पहले, उसके बाद सड़कों पर उतर करके जो उनकी डिमांड्स हैं उसको लेकर के वो मोर्चा खोल देंगे। तो ये उन्होंने कहा है कि जो पदाधिकारी है एक प्रेस वार्ता की जाएगी और जो पेंशनर्स जो आज कमिटमेंट हुई है सरकार के बीच और पेंशनरों के बीच अगर पूरी नहीं होती है तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो ये बड़ी खबर थी, आपको हमने खबर बता दी है। तो पेंशनरों की खबर यही थी जी कि इनको अब 40% के आसपास जो राशि है वो मिलेंगी। 15 अगस्त तक अगर नहीं मिलती है तो फिर ये आगे मोर्चा खोलेंगे। और इन पर सीएम ने कहा है कि आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपको कह सकते हैं पेंशन देने की बात है, हम सीएम ने कहा है कि हमने जब जो 80 से 100 साल के बीच है, 75 से 80 के बीच है, जब हम उनको दे दिए तो आपको भी हम देंगे और आपकी जो मांग है उस पर जो है वो जो न्याय संगत जो भी होगा वो किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम मंडी के चुनावी रण में अब राजनीतिक पारा चरम पर पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के इस मजबूत गढ़ को ढहाने के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल तक ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, जिससे चुनाव अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। कांग्रेस ने मिशन मंडी के लिए अपनी रणनीतिक घेराबंदी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विभिन्न वार्डों में जनसभाओं के माध्यम से मतदाताओं को कांग्रेस की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों से रूबरू करवाया। वहीं प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ वार्डों के समीकरण साधने में भी जुटी रही। पार्टी का मानना है कि मंडी में जीत से प्रदेश भर में एक बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा। और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो एमसी का जब चुनाव वहां पर हुआ था तो भाजपा ने 15 में से जो 11 सीटें अपनी झोली में ले ली थी और एक तरफा जीत कह सकते हैं आप इसको। चुनावी अभियान को धार देने के लिए प्रदेश भर से कांग्रेस विधायक और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, मंत्री है, वो मंडी में जुटे हुए हैं, लगा हुआ है प्रचार और सीएम भी पहुंच गए हैं। तो प्रत्येक वार्ड में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है और भाजपा के इस अभेद किले में काफी लंबे समय से किला बन चुका है भाजपा का। हालांकि उससे पहले कांग्रेस का भी था, लेकिन अब जिस प्रकार से मंडी में अब एक ही सीट जो है एमएलए भी एक ही है कांग्रेस के पास पूरे मंडी जिला में,
तो ऐसे में ये अभेद किला बनता जा रहा है भाजपा का, उसको भेदने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो अब सीएम भी आज पहुंच गए हैं और आज सीएम प्रचार करेंगे वहां पर कुछ देर के बाद। सीएम 5 बजे मंडी पहुंचे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी स्थानीय मुद्दों के साथ साथ सरकार की जो जनहितकारी योजनाएं हैं उसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। फिलहाल मंडी के गलियारों में चुनावी शोर के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की क्या यहाँ पर जो है वो जो ये कह सकते हैं भाजपा का जो किला है क्या उसको भेद पाते हैं या फिर से इसमें भाजपा बाजी मारती है। और वहां पर जयराम ठाकुर जो है वो जुटे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं और तीखे जो जुबानी हमले हैं वो कांग्रेस पर बोल रहे हैं, सरकार पर बोल रहे हैं। वही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल आज से राज्य के 4 प्रमुख नगर निगमों के चुनावी दौरे पर निकल गई है, पहुंच गई है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पाटिल का मुख्य ध्यान कांगड़ा जिला के धर्मशाला और पालमपुर नगर निगम पर है। यहाँ वो विशाल रोड शो भी करेगी जिसमें पार्टी के जो कार्यकर्ता उनमें जान भरी जाएगी। कल पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है जहां रजनी पाटिल विभिन्न वार्डों में व्यापक रोड शो करेगी। सीएम सुक्खू भी इसमें मौजूद रहेंगे। पालमपुर में कार्यक्रम के बाद वह उसी शाम धर्मशाला के लिए प्रस्थान करेगी। दौरे के अंतिम दिन यानी 15 मई को धर्मशाला नगर निगम में रजनी पाटिल के नेतृत्व में एक भव्य रोड शो आयोजित किया जाएगा। वहीं मंडी नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र आज जारी कर दिया है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाना ये भाजपा की प्राथमिकता रहेगी। वहां पर महिला सुरक्षा के साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट सिग्नलों से युक्त इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वहां पर लागू किया जाएगा। अगर वहां पर भाजपा आती है, दावा कर रही है भाजपा। आपदा प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने का भी वादा किया गया है और बीजेपी ने संकल्प पत्र में कुल 10 संकल्प लिए हैं। वहीं विक्रमादित्य सिंह कल मंडी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। विक्रमादित्य सिंह वार्ड नंबर 13 और 5 में पदयात्रा निकालेंगे। विक्रमादित्य सिंह 2 बजे से लेकर 8 बजे तक कल प्रचार करेंगे और पालमपुर में नगर निगम के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए डोर टू डोर चुनावी प्रचार शुरू कर रखा है। और आज पालमपुर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में राज्यसभा के जो सांसद है भाजपा के सिकंदर कुमार और विपिन सिंह परमार, इन्होंने एक रैली निकालकर चुनावी प्रचार किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं ने भी अपने प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार में कसर नहीं छोड़ी है। अब विधायक जो है आशीष बुटेल वहां से उन्होंने छोटी छोटी जो नुक्कड़ सभाएं हैं वहां पर आयोजित की और जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है। नगर निगम सोलन की बात कर लेते हैं। वहां पर आज पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सोलन शहर के वार्ड नंबर 12 और 13 में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। सीएम जी 5 बजे पहुंचे हैं अभी मंडी में और वहां पर प्रचार करेंगे 7-8 बजे तक शाम को। उसके बाद कल सीएम जो है वो पालमपुर जाएंगे और प्रचार करेंगे। तो सीएम शिमला में नहीं है, मंडी रवाना हुए हैं और मंडी में जो भाजपा का किला है उसको कांग्रेस भेजना चाह रही है। बाकी जनता के हाथ में, जनता किसको जो है वो वहां पर वो जो एमसी का दायित्व है वो सौंपती है। प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। धर्मपुर के संधोल में एक कार्यक्रम में जो है वो जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2027 के चुनाव में उनका बेटा रजत ठाकुर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व संभालेगा, जबकि वह स्वयं एक मार्गदर्शक के रूप में जमीनी स्तर पर जनता के बीच रहकर कार्य करेंगे। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये कहा है कि वो अगला चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले जब हमने बताया था आपको कि खुद लड़ सकते हैं महेंद्र सिंह ठाकुर चुनाव, लेकिन आज एक जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि मेरा बेटा ही मोर्चा संभालेगा, यानी वही जो है वो एमएलए का चुनाव आगामी समय में लड़ेगा। वो पीठ पीछे से जो है वो सारी जो चीजें हैं मैनेज करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार भी चुनावी मैदान में आ गए हैं। पूर्व सीएम शांता कुमार ने कहा कि पालमपुर नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत तय है, दावा किया उन्होंने, और पार्टी पालमपुर के विकास में रह रही कमियों को पूरा करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान किया और कहा कि नगर निगम जो है वो जो नगर निगम पालमपुर है उस पर भाजपा का जो कब्जा है वो होना चाहिए और कांग्रेस मुक्त जो है बनाया जाए पालमपुर को। उन्होंने कहा कि मैं जीवन के अंतिम मोड़ पर हूं, अब पता नहीं मेरी आखिरी सांस जो है वो आपसे आखिरी जो मुलाकात है वो कब होगी। मुझे लगता है कि 2027 का चुनाव मेरे जीवन का आखिरी चुनाव होगा। मैं हार कर भगवान के पास नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहाँ के कार्यकर्ताओं को कहा है कि अब एकजुट होकर जो भी चुनाव आए उसे जिताएं भाजपा को, और 2027 के चुनाव के बाद मैं यहाँ से विदा हूँ, जब मैं विदा हूँ और भगवान के पास जाऊं तो जीत कर जाऊं, ये मेरे मन की इच्छा है। इसलिए भाजपा कार्यकर्ता एकजुटता के साथ जुटे जाएं और नगर निगम चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करें। तो कुल मिला के देखें, एक जो बयान दिया है
ये बयान बड़ा वायरल हो रहा है। शांता कुमार दिग्गज नेता रहे अपने समय में, भाजपा के वरिष्ठ नेता है और पूर्व में सीएम भी रहे हैं। तो इनकी दिली इच्छा है कि वो जो है वो उनकी जान जाने से पहले जो है वो एक बार पालमपुर में भाजपा है उसका कमल है वो खिलते हुए देखना चाहते हैं। अब जनता वहां पर जो जनता है वो उन्होंने तय करना है क्या होगा, लेकिन जो उन्होंने दावा किया है आपको हमने बता दिया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से पंचायत चुनावों के लिए कड़े जो नियम जो बनाए गए हैं उसके तहत अब जो प्रत्याशी है उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। अब एक मामला सामने आया है, पूर्व पंचायत प्रधान को आपराधिक मामला छिपाना महंगा पड़ गया। चुनाव आयोग ने उसका नामांकन रद्द कर दिया है। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र जो कांगड़ा जिला में पड़ता है उसके अंतर्गत एक मेरा पंचायत है, उसमें पूर्व प्रधान रहे और इस बार भी प्रधान पद के प्रत्याशी जीत सिंह का नामांकन पत्र रद्द हो गया है। शपथ पत्र में आपराधिक मामला छुपाने को लेकर उनका नामांकन पत्र रद्द हुआ है और पूर्व प्रधान जीत सिंह का नामांकन रद्द होने की खबर सामने आते ही जो समर्थक हैं उनके चेहरे पर तो मायूसी रही, जबकि जो विरोधी है वो खुश हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधान पद के दावेदार पूर्व प्रधान जीत सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने घोषणा शपथ पत्र में अपने खिलाफ दर्ज गंभीर मामले और न्यायालय से मिली सजा का उल्लेख नहीं किया है। विपक्षी पक्ष द्वारा इस मामले को जोर शोर से उठाया गया, जिसके बाद एआरओ विनय चौधरी ने पंचायती राज एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनका नामांकन पत्र रद्द कर दिया है। आपको बता दें जीत सिंह पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा था और इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सजा भी सुनाई जा चुकी है। उन्होंने यह तथ्य अपने नामांकन दस्तावेजों में उल्लेख नहीं किया है। जैसे ही इस संबंध में आपत्ति दर्ज हुई, प्रशासन ने मामले की जांच कर नियमों के अनुसार तुरंत फैसला सुनाया। एआरओ विनय चौधरी ने बताया कि गलत एवं अधूरी जानकारी के आधार पर दाखिल किए गए घोषणा पत्र को पंचायती राज एक्ट के तहत मान्य नहीं माना जाता है, इसलिए नामांकन रद्द कर दिया गया है। तो खबर इसमें यह भी है, जो खबर थी हमने बता दी है आपको, लेकिन इसमें जो खबर है वो ये है कि मान लीजिए अभी पता नहीं चलता और बाद में वो प्रत्याशी जीत भी जाता तो उसमें क्या होना था कि जो वो प्रत्याशी है वो जीतने के बाद भी जो है वो कह सकते हैं आप जीतने के बाद भी उसको हटाया जा सकता अगर आपने कुछ जो झूठ जो है वो कहा हो। एचआरटीसी में सैलरी मिल गई है, सभी कर्मचारियों के खाते में पहुंच गई है। ड्राइवर कंडक्टर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने आज कहा कि इस बार तो सरकार ने सैलरी डाल दी है, लेकिन यह बार बार नहीं चलेगा। अगले महीने अगर 1 तारीख को सैलरी नहीं मिली तो 2 तारीख से बसें खड़ी कर देंगे। सीएम और डिप्टी सीएम को उन्होंने पत्र भेज दिया है और उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि इस महीने तो हम मान गए हैं, लेकिन इस महीने हम जो है वो हड़ताल भी नहीं करेंगे, लेकिन अगले तारीख को अगर अगले महीने 1 तारीख को सैलरी नहीं आई तो 2 तारीख को हम जो बसें हैं वो खड़ी कर देंगे। इसके अलावा सहायक स्टाफ नर्स भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। मध्य प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 26,004 के तहत भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों को विभाग आवंटन के लिए अपनी प्राथमिकताएं 15 मई 2026 तक जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने साफ किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑप्शन भरना सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार 30 अप्रैल से 11 मई 2026 तक आयोजित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल उम्मीदवारों को अब विभागीय विकल्प देने होंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित फॉर्मेट में अपनी पसंद के विभाग का विकल्प भरकर समय पर जमा करवाना जरूरी है। यह प्रक्रिया भर्ती को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आयोग ने उम्मीदवारों को ऑप्शन जमा करने के लिए 2 विकल्प दिए हैं। अभ्यर्थी स्वयं आयोग के हमीरपुर स्थित कार्यालय में जाकर अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा आयोग की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भी विभागीय जो विकल्प हैं वो भेजे जा सकते हैं। आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है ताकि उम्मीदवारों को किसी तरह की जो परेशानी है वो ना हो। इसके अलावा शिमला के कच्ची घाटी स्थित हीरो होंडा के शोरूम में आज सुबह भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को, दमकल विभाग को दी, जिसके बाद 4 से 5 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। मगर तब तक काफी संख्या में बाइक व जो स्कूटर था वो शोरूम के बाहर पार्क की गाड़ी जलकर राख हो गई। इससे लाखों रुपए का जो नुकसान है वो वहां पर हुआ है। स्थानीय प्रशासन नुकसान के आकलन में जो है जुट गया है, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम की बात कर लेते हैं। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी 4 जिले ऐसे हैं जहां पर अगले 3-4 दिन लगातार मौसम खराब रहने वाला है। बाकी जिलों में जो है वो मौसम साफ बना रहेगा सिर्फ और सिर्फ। इसके अलावा जो शिमला है, मंडी है, कुल्लू है, यहाँ पर जो ऊंचे वाले स्थान है वहां पर मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। तो जो बड़ी खबर थी आप तक पहुंचा दी है। अब इतना ही, धन्यवाद।